आया क्या हरित्रा? G10 लेना, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये लिखना सही से, ये कोई डाउट किसी को आया समझ में कि सब ऊपर से निकल गया? ऐसे सब कुछ होते होते निकल जाएगा। तो ये मास लिख लेना सही से, इसको वेरीफाई भी कर लेना, एच का वैल्यूज बदल बदल के। हेडिंग लगाइएगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ। टाइम का काम, उसका टाइम पीरियड वाला। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या कैसा सैटेलाइट है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? बट mg इधर लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा ना। सैटेलाइट तो सर्कुलर मोशन करता है। जीरो हीरो तो नहीं दिया आंसर। हो गया, लिख लिया? रोहित हो गया क्या? ये समझो, ये यहाँ से पूछता है, जेई मेंस में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है।
लिखो, ये मैं समझा रहा हूँ फिर एक साथ, यही फॉर्मूला जो यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन आगे लेंगे, अभी तो जस्ट बताया कि ऐसा चेन होगा, उसको वैसे करना है तो कितना वर्क करना है। L/N लटकेगा तो इसी को इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट आप इसी से करेंगे जल्दी हो जाएगा। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? पढ़ा है सबने? और क्या है सेंटर ऑफ मास? जहां पे पूरा मास रखा हुआ मान लेते हैं। क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? किसका मोमेंट, किस फोर्स का मोमेंट? ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होता है उस पॉइंट पे, वो उसका डेफिनेशन है। या ऐसा पॉइंट जहां पे हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी एक्ट करे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर का वो हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पे सारा मास रखा हुआ मानेंगे, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ऑब्जेक्ट के अंदर का वो हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पे ग्रेविटी लगेगी, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन मेरा ये है, कब ये दोनों सेम होते हैं, कब ये दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस बॉडीज में सेम होता है, ये कौन पढ़ा रहा है? रेगुलर शेप का हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। स्मॉल ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा? ऐसे समझो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी। ये कंडीशन है कोइंसाइड होने का। यहां सुनो भाई, ऑब्जेक्ट स्मॉल और यूनिफॉर्म होना चाहिए, और साथ में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा होना चाहिए। कहने का मतलब, सपोज ये ऑब्जेक्ट है कुछ इरेगुलर शेप का,
यहाँ पे जो g का वैल्यू है, यहाँ पे भी वही g का वैल्यू होगा, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे कोइंसाइड करेगा। आ रहा है बात समझ में? सपोज इसी ऑब्जेक्ट में ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन छोटा है और यहाँ पे g का वैल्यू बड़ा है, अब क्या दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा? नहीं, इसी में हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होगा, पर इस केस में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे। यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास और अलग पॉइंट में मिलेगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट स्मॉल ही होंगे। अब स्मॉल कंपेयर टू व्हाट, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ से तो छोटा ही स्फीयर लोगे, छोटा ही हेमिस्फीयर लोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर छोटा है और ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे दोनों कोइंसाइड करेगा। अब दोनों कोइंसाइड करेगा तो एक पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट होगा उसका जियोमेट्रिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट होगा? जियोमेट्रिकल सेंटर। अब क्या होता है जियोमेट्रिकल सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री सुना है? सुना सुना लग रहा है। ये बताओ, ये सब छोड़ो, हम लोग चेन से डील करने वाले हैं। चेन में कहाँ लाई करेगा? मिड पॉइंट पे। अगर ये लेंथ L है तो ऊपर या नीचे से कितने लेंथ पे होगा? L/2। ठीक है। इसका बताओ, L/6 लेंथ लटक रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होएगा? इसके मिड पॉइंट पे। और ये कितना हो जाएगा? इसका आधा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये L/4 होता तो L/8, ये L/5 होता तो। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है कि फॉर यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, चेन को वन डायमेंशनल ही मानेंगे, थिकनेस नेग्लिजिबल, मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के।
तो अगर लेंथ l/6 है, मास भी कितना होगा उसमें, m/6। आ रहा है बात समझ में, ये चीज भी यूज करेंगे हम लोग। तो अगर इसका मास m/6 है, इस लटकते हुए हिस्से का ग्रेविटी कितना होगा, m/6 उसका मास है, इंटू क्या कर देंगे, g। सपोज ये l/10 लटक रहा होता, उसका मास कितना होता, m/10, और उस पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता, m/10 इंटू जी। अगर ये l/10 लटक रहा होता, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होता, l/20 पे होता। तो आप ये निकालोगे हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, मास मिलते ही जी से मल्टीप्लाई करके आपको हैंगिंग पार्ट का वेट मिल जाएगा। उसके बाद हैंगिंग पार्ट के मिड पॉइंट पे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क करोगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क करते ही, फिर से बोल रहा हूं, ये वाली चेन को हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ इस पॉइंट में इंटरेस्टेड होंगे कि इस चेन का जो भी लेंथ है वो सब हम इस पॉइंट पे रख देंगे, और जो चेन में एक्सटेंडेड था मास वो हमने इस पॉइंट पे ला दिया। तो अब चेन को डिस्प्लेस करवाना या इस पॉइंट को डिस्प्लेस करवाना इक्विवेलेंट होगा। आ रहा है बात समझ में। मेरी पूरी बॉडी पे 50 न्यूटन का किसी ने मारा थप्पड़, तो मेरी पूरी बॉडी में 50 न्यूटन जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जो इफेक्ट, मेरे सेंटर ऑफ मास पे भी वही 50 मारोगे, सेम इफेक्ट आएगा। मारना मत असली में, वॉर हो जाएगा। बट ये पॉइंट है कि जितना पार्ट लटक रहा है उसका आप मास निकालोगे, उसका आप वेट निकालोगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे। तो इसको पूरे लेंथ, पूरे चेन को खींचने में जो वेट फोर्स लगाना है, वही इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा के इसको उठा देंगे। आ रहा है समझ में। थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। ये समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट जितना भी लटक रहा है, और सेकंड में क्या करना है, हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, और जिस लेवल पे लेके जाना है, जैसे यहां पे पूरा चेन किस लेवल पे आ गया है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसके मिड पॉइंट पे रहा होगा यहाँ पे, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियली इधर था, फाइनली इधर जाना चाहिए। इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, ये वाला एस। आ रहा है क्या समझ में। लिखो जरा, इसके क्वेश्चंस करवाऊं। काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, फोर्स पूछते हैं, फोर्स अप्लाइड भी पूछ लेते हैं उसमें। एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, पावर खत्म कर लूँ फिर। एक रिलीज वाले में बहुत ही बढ़िया सवाल था, 1-2 साल पहले किसी टेस्ट सीरीज में भी पूछा था। उसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई चेन है, ऐसा आपने हाथ से पकड़ के रखा है, उसको आप धीरे 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 ऐसा छोड़ दे रहे हो मान लो, तो पूछेंगे कि अब वो चेन जब टेबल पे गिरेगा तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पे। तो फोर्स दो पार्ट्स की वजह से आएगा, एक तो जो चेन का मास इस पे जा रहा है उसकी वजह से, और क्या उस चेन का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एक जो फोर्स लगेगा टेबल पे वो mg के कारण लगेगा, जितना मास टेबल पे आ चुका है, और दूसरा जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो चेंज इन मोमेंटम के कारण आएगा। तो दोनों कैलकुलेट करना है, फिर आगे बढ़ना। मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन, एटलीस्ट लिखवा तो दूंगा ही, ट्राई करना उसको। ये लिख के हुआ क्या, कर दो आगे कि नहीं, हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास में आगे मुझे पढ़ाना है, बट एनीवेज यूनिफॉर्म फील्ड में रखा ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा। ये बताओ, क्या अर्थ का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा। अर्थ को स्फीयर मान ले एकदम प्यारा सा, देन अरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में नहीं देखना है, यूनिवर्स के कंपैरिजन में तो हमारी कोई औकात नहीं है। अर्थ क्या हुई, अर्थ तो फिर भी बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, हम लोग तो 100 भी जाने में रो देंगे।
अर्थ का लाई करेगा या नहीं? क्यों नहीं? जी अलग अलग है। कहाँ पे जी ज्यादा होता है? और यहाँ पे इक्वेटर पे जी। तो अगर ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग जी में हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग आएंगे। न्यूटन का जो लॉ है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है, पॉइंट मासेस के लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में लगाने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सौम्यन कहाँ तक पढ़ लिए हो घर पे? थर्मल चल रहा है, ये हो गया क्या WP? कैसा है आपका WP? ठीक ठाक है कि बर्बाद है? NIT गए क्यों नहीं? अरे जिसे पूछ रहा उसको बोले तो ना। बायोटेक नहीं पढ़ना है? और फिर इंजीनियरिंग से मेडिसिन में ट्रांजिशन क्यों? बन गया ये रिया? लिख लिया?
क्या हो गया? देख रहा हूँ, 1 मिनट। कितना है राजन्ना? कितना है लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट? देयरफॉर मास कितना हो जाएगा? देयरफॉर ग्रेविटी वेट कितना हो जाएगा? इतना तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। और ये अगर L/4 पे है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पे होगा, ऊपर से कितना? इसका आधा, L/8। तो वर्क का जो फॉर्मूला आपने लिखा था, दिस वाज वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट इनटू क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हैंगिंग पार्ट का वेट कितना है? m/4 इंटू जी। और कितने से डिस्प्लेस करवाना है उसको? L/8। ये होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही बनाना, इसको L/n कर लेना। हाँ, जो भेजा था।
फिर से सेम क्वेश्चन है, सब कुछ टेबल के ऊपर खींच के लेके जाने में वर्क डन कितना? उसको एंड से पकड़ के ऐसा ऊपर कर दिया, यही किया है। सोचो, ये तो L/2 ही होगा ऑब्वियसली, आधा चेन खींच रहे हो। किसका? इसका देखना पड़ेगा। इसका कितना आया? ये L/n है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? इसके आधे पे, वो कितना हो जाएगा? सॉरी, n भी नीचे ही आएगा। ये तो है डिस्प्लेसमेंट। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना होगा? मास कितना होगा? 16। इसमें मास बताओ कितना लटक रहा है? m/n इंटू जी। फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर कितना आया? 2n²। ये करो, ये है बढ़िया सवाल। mgL/8। अर्चिता कितना आया? कुछ नहीं। हैंगिंग पार्ट का वेट कितना है आयशी? क्या पूरा चेन लटक रहा है? तो पूरा mg लगा के खींचना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? कितना पार्ट लटक रहा है? क्या पूरा चेन ही लटक रहा है? तो पूरा उसका mg लगा के आपको खींचना पड़ेगा। mgL/4। यहाँ देखो, इनिशियली पूरा L लेंथ लटक रहा है। आप मुझे ये बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होगा? L/2 पे। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये ऊपर से L/2 पे रहेगा। फाइनली जब आपने चेन को ऐसा कर दिया तो ये लेंथ कितना होगा?
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? तो आप डिस्प्लेस कितने से करवाएंगे? तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा ये? L/4 क्या? तो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना है? mg। ये होगा ये। हमें इस चेन को खींचना है, क्या पूरा चेन लटक रहा है? तो पूरा वेट लटक रहा है, तो इसको प्यार मोहब्बत से खींचने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स भी कितना लगाएंगे? हैंगिंग पार्ट के वेट के बराबर। अब जब पूरा चेन हैंग करेगा तो पूरा इसका वेट हैंग करेगा, mg फोर्स नीचे लगेगा। आप भी इसको धीरे धीरे उठाने के लिए कितना फोर्स लगाओगे? mg। अब देखो क्वेश्चन भर भर के हैं, यही बुक दे दो तो इसमें और 50 तरह के उठपटांग सवाल है। आप पहले उतना करो जितना नीट में चाहिए, इधर उधर भागोगे ना सब परेशान हो जाओगे, सब डूबेगा, वो मत करो। इजी है, नीट में डिमांड अलग है, नीट में यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कर दिया है मैंने ऑपरेशन, मर गया तो भी ठीक है, जिंदा रह गया तो भी ठीक है, नहीं, गलती नहीं अफोर्ड कर सकते हो। टेस्ट में ये चीज करना शुरू करो कि भले 20 क्वेश्चन करेंगे पर 20 का 20 सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर के आ रहे हो 50, गलत हो जा रहा है 30, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, वो सब मत करो। अरे बात समझ में, एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि 2 ऑपरेशन किया पर दोनों बच गए। ऐसा नहीं कि 3 ऑपरेशन किया 4 लाशें बिछ गई ये सब मत करो। पता चला एक आप ही की हुई उसमें। मास्क पहन के मारेगा आपके हॉस्पिटल में आपको कुछ। दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है आपका नीट का एग्जाम, आईक्यू चेक नहीं करता है। एज अ डॉक्टर आपको क्या है, बीमारी नहीं समझ में आ रहा है दूसरे डॉक्टर के पास भेजो। कौन कह रहा है कि आप ही को ट्रीट करना है? बोल दो नहीं नहीं उसके पास जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, हो गया, वो जाएगा उसके पास, वहां से भी कमीशन आ रहा है। तो नॉलेज नहीं चाहिए बहुत, कॉन्टेक्ट चाहिए। वो कॉलेज में बन जाएगा। नहीं रोहित कुछ नहीं कह रहा है, चुप रहो। हेडिंग लगाइए जरा, पावर, इसको खत्म करो तो फटाफट। वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन उस दिन लास्ट में दिया था, समझ में आया क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा था जिसमें। नहीं, 1 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। 10 आ रहा है, गलत लिख दिया है क्या किसी ने फिर नोट्स में? ठीक है, मेथड समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज पावर? क्या क्या जानते हो पावर के बारे में?
वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, और क्या जानते हो? कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर नहीं है क्या? ठीक है। SI यूनिट वॉट। एक और यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। मशीन्स के लिए। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? क्या रिलेशन है HP और वॉट में? 1 HP इज इक्वल टू। लिख लिए यहाँ तक? चलो आगे।
ओ भाई साहब, अरित्रा लिखो। वन आ रहा है। चेक करो कौन गलत किया। वन आना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है वन आना चाहिए, उसी बुक का क्वेश्चन है वो। लिख लिए क्यों? इनिशियल माइनस फाइनल वाला यूज करना, क्योंकि नेचुरल लेंथ में वो आता नहीं है कभी भी। क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक मोटर, लिखो पहला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर that can develop 1 HP, an electric motor that can develop 1 horsepower to lift is used to lift a mass of 25 kg. An electric motor that can develop 1 horsepower is used to lift a mass of 25 kg through a distance of 10 meter. Through a distance of 10 meter.
what is the minimum time through a distance of 10 meter, what is the minimum time in which it can do this? कितना कैलकुलेशन गड़बड़ कर रही हो आयशी? जी को 10 ले लेना, जी को 10 लेना है। पहले ये निकाल लो कि उस मास को 10 मीटर से लिफ्ट करने में कितना हमें वो करना है वर्क। ऑप्शंस देख के अप्रोक्सीमेट करना। mgh फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क वर्क निकालने के लिए। मास कितना है, हाइट भी कितना था, 10 मीटर। कितना आ रहा है, 3 पॉइंट 3.35 है आंसर बुक में। क्या चीज, क्या करोगे बुक जान के, उठाने में भी जोर आ रहा है मेरे को। आप लोग को ये सब नहीं करना है, ये सब बुक्स है इसमें, है। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया उसको, बट ढूंढ लिया है मैंने, आधा काम हो गया है। एक क्वेश्चन और लिखिए। अ पंप इज रिक्वायर्ड, अगला क्वेश्चन है, अ पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1000 kg of water. A pump is required to lift 1000 kg of water per minute, 1000 kg of water per minute from a well, from a well 12 meter deep, and eject it with a speed of 20 meter per second. Find, eject it with a speed of 20 meter per second. Find, फर्स्ट में लिखना वर्क डन पर मिनट,
फर्स्ट में वर्क डन पर मिनट इन लिफ्टिंग द वाटर, सेकंड में काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर पर सेकंड, गेन्ड बाय द वाटर पर सेकंड, और थर्ड में पावर आउटपुट ऑफ द पंप। क्या चीज? पावर आउटपुट ऑफ द पंप। पावर तो पर सेकंड में ही होगा ना कैलकुलेशन। देखो दो चीजें हैं, जो पंप का पावर आउटपुट है, पंप की पावर दो जगह जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग निकाल के ऐड करना है। वर्क डन इन लिफ्टिंग इजी है। हाँ आई थिंक सो। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू W बाई टी। W की जगह पे mgh/t ले लो। कितना मास ले रहे? 1000। G को 10 ले लो। हाइट कितना था? 12। और ये कार्यक्रम कितनी देर में कर रहे हैं? 1 मिनट में। ये कितना आ रहा है? 2000। पर मिनट निकालना है। अच्छा वर्क डन पर मिनट बोला है क्या? तो 60 से डिवाइड मत करो, फिर वो कितना आ जाएगा? कितना? 1। ठीक है। मास कितना है? 1000। कितनी स्पीड से भेजना है? और तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ देगा? वो पंप ही तो देगा आपका। आ रहा है समझ में? Ke/T से निकालोगे वो। आपसे पावर आउटपुट पंप, देखो पंप जो भी पावर देगा वो दो जगहों में जाएगा। एक तो पानी को लिफ्ट करना है, और वो पंप आपका ऐसा क्या मरा हुआ पानी देता है क्या? ऐसे नहीं, स्पीड में देता है। तो वो उठाना भी है, वेलोसिटी भी देना है, ये दोनों के लिए एनर्जी चाहिए उसको, वही वो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड से लेता है। आ रहा है समझ में? तो आउटपुट में पावर दो जगहों पे जाएगी, एक पानी को लिफ्ट करने में, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी देने में।
33 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कितनी बार 3? पर सेकंड होगा, नीचे सेकंड में किया हुआ है। हॉर्स पावर में जरा बता दो तो आउटपुट। सेवन पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो लगभग 7.5-8 हॉर्स पावर की मोटर होगी, आपका काम चल जाएगा। ब्रेक चाहिए? अब 100% एफिशिएंसी मानेंगे तो इतना ही इनपुट में भी लेगा। अगर कुछ लॉस हो गया तो फिर इससे ज्यादा उसको इनपुट में चाहिए होगा। इनपुट में हमेशा ज्यादा लेगा क्योंकि कुछ लॉसेस दिया होगा। ठीक है, बाकी ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कितने बजे आए हो? ठीक है। हम्म।